नितिन नवीन ने आज केंद्रीय मंत्री अमित शाह से उनके घर पर जाकर मुलाकात की है। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने पर अमित शाह ने उनका अभिनंदन किया है। इसके साथ ही गृह मंत्री ने नितिन नवीन को सफल कार्यकाल की शुभकामनाएं भी दी हैं। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर भी जुड़ गए हैं। देवेंद्र, ये मुलाकात बहुत खास मानी जा सकती है। ये स्वाभाविक सी मुलाकात थी। कल कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पे पदभार ग्रहण किया नितिन नवीन ने, और अब बहुत ज़रूरी था कि पार्टी के जो भी बड़े नेता हैं उनका वो आशीर्वाद लें। उस लिहाज से समझा जा सकता है कि पहले नितिन गडकरी और उसके बाद केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के पास हो गए। और गृहमंत्री अमित शाह के लिहाज से अगर बात करें तो नितिन नवीन को बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पे सबसे क्लोजली एक तरह से उनके साथ काम करना होगा, और तमाम सरकार के कामकाज को देखने के साथ साथ पार्टी के ही कामकाज में गृहमंत्री अमित शाह बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। तो उस लिहाज से समझा जा सकता है कि नितिन नवीन के लिए कितना ज़रूरी रहेगा कि अमित शाह के मार्गदर्शन में वो ठीक तरीके से काम करें। और ये माना भी जाता है कि नितिन नवीन अगर यहाँ तक पहुँचे हैं तो उसमें एक प्रमुख भूमिका गृहमंत्री अमित शाह के ओपिनियन की भी रही है, क्योंकि चाहे सिक्किम के चुनाव प्रभारी हों या फिर छत्तीसगढ़ के चुनाव प्रभारी हों, वहाँ रहते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने उनके कामकाज को बहुत करीब से देखा। इस बार के बिहार के चुनाव में भी उनके कामकाज को बहुत करीब से देखा, और वहाँ पे बहुत स्वाभाविक एलिवेशन हो गया नितिन नवीन का, और उसी सिलसिले में आज वो मार्गदर्शन के लिए पहुँचे थे। और ये तस्वीरें आपको समय समय पर नज़र आती रहेंगी, जब कई बार ऐसा होगा, एक महीने में कई बार ऐसा होगा जब नितिन नवीन गृहमंत्री अमित शाह के पास जाएंगे और पार्टी के जो भी अफेयर्स हैं, क्योंकि आगे तो सबसे बड़ा चैलेंज बंगाल का बड़ा चैलेंज जिसे कहें वो बंगाल का नजर आ रहा है। असम में भी चुनाव है, लेकिन बंगाल का चैलेंज ज़्यादा बड़ा चैलेंज रहेगा पार्टी के लिहाज से। तो वहाँ पर कैसे, और देवेंद्र, वैसे भी अगर बात की जाए तो चाणक्य माना जाता है बीजेपी का गृहमंत्री अमित शाह को, तो उनसे बेहतर मार्गदर्शन देने वाला भी नितिन नवीन के पास फिलहाल तो मुझे लगता नहीं कोई और मौजूद है। संसद में जी राम जी बिल पर बवाल मचा हुआ है। मनरेगा की जगह आ रहे जी राम जी बिल पर लोकसभा में जमकर हंगामा हो रहा है। सदन में विपक्षी सांसद जी राम जी बिल को लेकर जमकर नारेबाजी भी कर रहे हैं। वहीं बड़ी खबर है कि थोड़ी देर में मोदी सरकार जी राम जी बिल को लोकसभा में पेश कर सकती है। मोदी सरकार मनरेगा कानून खत्म करके नया ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून लेकर आ रही है, और जिसका नाम है वीवी जी राम जी बिल। विपक्ष इस नए बिल का विरोध कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि सरकार नया कानून बनाने की जगह सिर्फ पुराने कानून का नाम बदल रही है। दरअसल मोदी सरकार आज जो बीवी जी राम जी बिल 2025 लोकसभा में पेश करने जा रही है, उस बिल का पूरा नाम है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बिल 2025, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम बीवी जी राम जी के नाम से बोल रहे हैं। इस बिल के जरिए सरकार नया रोजगार गारंटी कानून बनाने जा रही है, जो मनरेगा की जगह लेगा, और इसमें 125 दिन रोजगार की गारंटी होगी, जबकि मनरेगा में महज 100 दिन की रोजगार की गारंटी होती थी। इस बिल में राज्यों की हिस्सेदारी भी तय की जा रही है, जबकि मनरेगा में सिर्फ केंद्र ही इसकी हिस्सेदारी लेता था, यानी पैसे देता था। लेकिन इस बिल को लेकर देश में जबरदस्त सियासी बवाल मच गया है। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियां अब इसका विरोध कर रही हैं। उधर मोदी सरकार के जी राम जी बिल के खिलाफ प्रियंका गांधी ने भी हल्ला बोल दिया है। प्रियंका ने कहा है कि उन्हें नाम बदलने से कुछ समझ में नहीं आ रहा किस लिए बदला जा रहा है। क्या ये कोई सनक है? जी राम जी बिल के जरिए ग्राम पंचायत का अधिकार छीनने की कोशिश हो रही है। एक तो ये जो नाम बदलने वाला सनक है, मुझे समझ में नहीं आता। इसमें खर्चा बहुत होता है देश का, सरकार का, तो खामखा इसको करने का मुझे किस लिए कर रहे हैं वो समझ में नहीं आता। सबसे पहला तो वो है। दूसरा, मनरेगा द्वारा एक अधिकार दिया गया था सबसे गरीब से गरीब जनता को। किस चीज का अधिकार? रोजगार का, 100 दिन के रोजगार का अधिकार। और ये जो विधेयक है ये उस अधिकार को कमजोर करेगा। और जिस तरह से इस विधेयक में 2-3 चीजें ऐसे इन्होंने डाल दी हैं जो ऊपर से ऐसे लगता है कि चलिए दिन बढ़ा दिए हैं, दिन बढ़ाए हैं। आपने वेतन बढ़ाया है? नहीं बढ़ाया है। मजदूरी बढ़ाई है? नहीं बढ़ाई है। तो दूसरा, आप इतने सालों से कम करते जा रहे हैं। जहां जाएंगे आप मनरेगा के मजदूरों से पूछेंगे, वो बोलेंगे कि अभी तक पैसे नहीं आए। और आपने अब क्या किया है कि पहले ग्राम पंचायत तय करती थी कि कहां पे कौन सा मनरेगा का काम होगा। इस विधेयक ने ये कहा है कि केंद्र तय करेगा कि कहां पे और कब पैसे देने हैं। तो जो ग्राम पंचायत का अधिकार था कि वो तय करे कि कहां पे हमें पैसे चाहिए, किधर हमें काम कराना है, वो भी छीना जा रहा है। तो हर तरह से ये विधेयक हमें गलत लगता है।
और हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, जिस तरह से प्रियंका गांधी बता रही है उनके हिसाब से तो काफी कुछ बदलाव हो रहा है, लेकिन क्या वाकई में जो वो कह रही है वो बदला जा रहा है इस बिल के जरिए, या फिर कुछ दूसरी और सी चीजें हैं जिसको लेकर सरकार ज्यादा मुखर है इसको लाने को लेकर? अमित, अगर इस पूरे बिल को अगर देखें तो ये समझ में आएगा कि चेंजेस इतने ज़्यादा हैं कि एक तरह से आप नया कानूनी से कह लें। वो ठीक है कि उसमें जो नेचर है वो इसी रूप में नेचर है कि पहले भी ग्रामीण लोगों के लिए रोज़गार की गारंटी वो दी जाती थी, अभी भी दी जा रही है, लेकिन बाकी जो बेसिक चेंजेस इतने ज़्यादा हैं और वो सिर्फ नाम तक सीमित नहीं है। पहली बात नाम, दूसरी चीज़ अगर आप देखें तो जो कार्य दिवस थे उसमें पहले 100 दिन, अब 125 दिन। तीसरी चीज़ कि पहले वो डिमांड बेस्ड था, अब नॉमिनेटिव हो जाएगा, यानी कि उसका एक फिक्स बजट होगा और उस फिक्स बजट के आधार पे किया जाएगा। चौथी चीज़ की जो काम की प्रकृति होगी उसमें आमतौर पे जैसे पहले कहानी आप बहुत सारे सुनते थे, सोशल मीडिया पे बहुत सारे मजाक चलते होंगे कि एक गड्ढा खोदा जाता है फिर उसको भर दिया जाता है, वो सिर्फ कागजों में होता है, हकीकत में नहीं होता है। अब उसको क्लासिफाइड कर दिया गया है, ग्राम पंचायत के साथ जोड़ के क्लासिफाइड इस रूप में कि या तो वो लाइवलीहुड के साथ हो या फिर जो प्राकृतिक आपदा आती है, जैसे बांध किसी एरिया में बहुत बाढ़ आती है तो वहाँ पे आपको बांध बनाना हो या रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड चीज़ हो, तो इस तरह से 4 कैटेगरी बांट करके और उससे रिलेटेड काम कोई कराए जाने हैं। पांचवी चीज़ कि 100% डिजिटाइजेशन किया जाएगा, आधार से सीधे जोड़ा जाएगा ताकि जो घपले होते हैं वो ना हो। घपले की बात जब मैं कह रहा हूँ तो और इस बदलाव की जो जरूरत महसूस हुई अमित इस लिहाज से कि 23 राज्यों में मनरेगा को लेके एक सर्वे कराया गया और उसमें फिर ये बात समझ में आई कि कितने ज़्यादा घपले घोटाले हो रहे हैं और वर्तमान परिस्थितियों के हिसाब से इसमें किस प्रकार के परिवर्तन की जरूरत थी। 2005 में मनरेगा जब बना उस समय ग्रामीण भारत की जो स्थिति थी, आज जो है उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव हो गया। आज तकरीबन 4-5% ही लोग हैं जो कि बीपीएल हैं ग्रामीण भारत में, उन इलाकों में, जो कि एक डाटा आया था उसके हिसाब से। तो ऐसे समय में आधुनिक समय के हिसाब से उसको परिवर्तित किया जा रहा है। जाहिर सी बात है देवेंद्र, जैसा आप बता रहे हैं, क्योंकि विजन भी सरकार का है कि 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाना है, तो ऐसे में ग्रामीण विकास भी बहुत अहम हो जाता है उस रास्ते पर चलने के लिए, उस अचीव करना है अगर उस टारगेट को, यानी कि 2047 में एक डेवलप्ड इंडिया को।